टारगेट अचीव करना है तो फॉर द टाइम बीइंग वो हमने कर लिया। जैसे पेनल्टी लगानी है तो कुछ रसीद काट दी और हो गया, दिखाने के लिए नंबर। या हमको जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में जो बड़े ठोस अपशिष्ट प्रबंधन वाले हैं उनके कुछ दिनों के लिए दिखा दिया हमने। या गीला कचरा सूखा कचरा अलग करने की बात है, कोई भी पैरामीटर है उसमें, तो हम उसको केवल स्वच्छता में नंबर लेने के लिए ही कर रहे हैं, जबकि उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं था। उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं था। कुल मिला के उद्देश्य ये था कि हमारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए। अगर आप उसको पूरा 100% करने की कोशिश करोगे तो जितने भी क्राइटेरिया हैं, चाहे वो जन जागृति का हो, चाहे वो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में बड़े कचरा जो प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए कार्रवाई हो, या पेनल्टी की कार्रवाई हो, या ये रैंकिंग वाले जो क्राइटेरिया बताए जा रहे थे कि आपको वार्डों की रैंकिंग करना है, हॉस्पिटल्स की रैंकिंग करना है, स्कूलों की रैंकिंग करना है। अगर आपको 100% कचरा कलेक्शन की बात आप करोगे तो आपको ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी, बिना उसके आप 100% डोर टू डोर नहीं कर सकते। और जब बात होती है कि आप डोर टू डोर कचरा, क्योंकि आपने मान लिया है कि हमारा 100% हो रहा है, लेकिन जब भी निकाय के लोगों से बात होती है कि भाई आपकी पॉपुलेशन कितनी, तो जैसे उन्होंने बताया साहब हमारे यहाँ 3000 परिवार है। 3000 परिवारों में एक गाड़ी कचरा कलेक्ट करेगी तो अगर 2 राउंड लगाती है तो कितने घरों से कर सकती है, आप ही बताओ। ये माइक, हेलो, ये माइक इधर लेके कोई भी आप लोग बताओ कि एक गाड़ी कितने घरों से कचरा कलेक्ट कर सकती है एक बार में? ज्यादा से ज्यादा 200 घर। हाँ, 200 भी हायर साइड है। 150 से 75 घर मैक्सिमम हो पाता है। ये स्टैंडर्ड है। जो कचरा गाड़ियां आपके पास हैं, इससे ज्यादा कचरा एक गाड़ी एक राउंड में नहीं कर सकती। अगर वो 2 राउंड में कर रही है तो 350, मैक्सिमम 350 घरों से कर सकती है। और अगर आपके पास 5 या 6 गाड़ी है और 2 गाड़ी कर रही है तो कितने घरों से कचरा कलेक्ट करेगी? मुश्किल से 1500-1700 घरों से। आपका घर 3000 है तो आपके पास इतने वाहन नहीं है कि आपका 100% कचरा घरों से आ जाए। इसके अलावा आपके पास दुकानें भी हैं। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपको अलग से कचरा गाड़ी लगानी ही पड़ेगी। उसको लगाए बगैर आप कचरा कलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो जब तक आप बेसिक इस फंडामेंटल पे नहीं जाओगे कि पहली बात तो आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, पूरे के पूरे गाड़ियां होनी ही चाहिए। 1-2 गाड़ी स्पेयर में भी रखनी पड़ेगी। अगर आप स्पेयर में गाड़ी नहीं रखोगे तो गाड़ी एक खराब हो गई तो कैसे जाएगी? अच्छा, हमारे यहाँ जनता भी बहुत समझदार है, सीधी भी है। अगर आप एक दिन छोड़ के बेच रहे हो तो भी वो संतुष्ट है, वो अपने घर में कचरा रख लेती है उसको। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे पास एक दिन छोड़ के गाड़ी आएगी, लेकिन हम ये विश्वास भी उसको नहीं दे पाते। हमारे नगर निगम में ही हमारे यहाँ घर में कभी एक दिन पे, जब कमिश्नर साहब डंडा मारते हैं तो रोज आ जाती है, जब नहीं मारते हैं तो 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन बाद गाड़ी आती है। और अल्टीमेटली चूंकि हम लोग वहाँ रह रहे हैं तो हमारे भूपेंद्र सिंह है हेल्थ ऑफिसर, उनको फोन कर दो या CSI को कर दो तो वो भेजते हैं। वो तो हम लोग के यहाँ की स्थिति है। तो जनता कैसे विश्वास करे? इसीलिए आपको कचरा गाड़ी बराबर आपको रखनी पड़ेगी। आप शासन से मांग करोगे, शासन पैसा देगा और दे रहा है। कचरा गाड़ी के लिए पैसा दे रहा है, प्रस्ताव भेजोगे मिलेगा। और शुरुआत आप, अगर आपके 40% घरों में जा रहा है तो कम से कम वहां तो नियमित जाए, वहां का कचरा तो सड़क पे नहीं आए। क्योंकि अगर एक बार कचरा सड़क पे आ गया तो आप उस शहर को साफ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सिद्ध बात। इंदौर नगर निगम ने भी यही किया है कि उन्होंने कचरा सड़क पे नहीं आना, और इसीलिए उन्होंने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पे सबसे जोर डाला। भाई रात में कचरा, अगर आपने 8 बजे बनाया कि 8 बजे रात में गाड़ी जाएगी दुकानों से कचरा कलेक्ट करने, तो हम क्यों नहीं रोज गाड़ी भेज सकते? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो हम रात में रोज गाड़ी नहीं भेज सकते?
और अगर 8 बजे जाती है, रोज जाती है, हमने 5, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक लोगों को समझाइश दी कि भाई हमारी गाड़ी रोज आएगी, और अगर नहीं आएगी तो आप अपना अगर आप उस समय नहीं दे पाते तो अपना कचरा अपनी दुकान में रखो, दूसरे दिन दो, हमारी गाड़ी रोज आएगी। और अगर आपने 15 दिन तक ये किया या महीने भर तक ये किया, लोगों में विश्वास हो गया, लोग नहीं दे, उसके बाद अगर लोग नहीं डालते हैं तब आपके पास पेनल्टी का क्लॉज है कि आप पेनलाइज हो। पेनल्टी का भी है, और जैसा आज कमिश्नर नगर निगम ने बोला था कि या तो आप कचरा उठाना बंद करो, ऐसा भी किया जा सकता है, पूरे एरिया का कचरा उठाना 7 दिन बंद कर दो, हाहाकार मच जाएगा। और सब सार्वजनिक रूप से आप बोलो ना कि ये इस व्यक्ति ने हमको रोज कचरा नहीं देता है, इसके कारण हमको झाड़ू लगानी पड़ती है। आपका लोड झाड़ू पे कम होना ही चाहिए। झाड़ू लगा के आप पूरे शहर को साफ नहीं कर सकते हो, कितना भी कर दो। यहाँ 4000 झाड़ू लगाने वाले लोग हैं नगर निगम में, उसको कैसे मॉनिटर करोगे कि हर आदमी रोज जा रहा है, झाड़ू लगा रहा है। सुबह 6 बजे हमारे यहाँ से पूरा नगर निगम, पिछले स्वच्छता सर्वे में पूरा नगर निगम जुटा रहा कि हो जाए, तो वो 2 घंटे 4 घंटे के लिए तो साफ हो जाएगा जिस बीच झाड़ू लगती है। उसके बाद किसी ने 12 बजे डाल दिया, शाम को एक बार राउंड लगाओ तो वही स्थिति, गंदगी दिखती रहती है। नगर निगम ने तो इतनी मेहनत की थी कि रात भर लोगों की ड्यूटी लगाई गई और उन्होंने कोशिश की कि साफ कर ले। तो जब ड्यूटी लगती है, उधर से निकला तो झाड़ू लगा दी गई। और जितने दिन भाई आपके यहाँ जितने लोग हैं वो कंटिन्यूअसली 18 घंटे 20 घंटे काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आपको उसी में करना। तो सबसे पहले आप अपनी व्यवस्था सुधारिए, कचरा गाड़ी रोज भेजने का संकल्प लीजिए कि हम रोज भेजेंगे, या जो इंटरवल आपने डिसाइड किया है 1 दिन 2 दिन, जनता 2 दिन तक तो आराम से बर्दाश्त करती है अगर वो उसको ये विश्वास हो जाए। अब अगर आपके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, नहीं है, कम है, कचरा गाड़ी कम है, आप प्लानिंग करो कि हमारी ये कचरा गाड़ी इतने दिन में हर जगह जाएगी। लेकिन जो वादा आप जनता से करते हो वो आप पूरा करो। जनता उसको सुनना समझना चाहती है। इसको हमसे ज्यादा आप लोग समझते हो। जनता को अगर वादा किया जाए और उस पर खरे उतरा जाए तो जनता का विश्वास बढ़ता है। अगर आप नहीं बेच पाते हो तो आप उस नट बोल्ट को टाइट करो कि क्यों नहीं गाड़ी गई, उस इश्यू को रिजॉल्व करो, उस इश्यू को टाइट करो कि अगर ये गाड़ी हमारी रोज जानी है तो कम से कम उतने लिमिटेड एरिया में तो आपके पास लोड खत्म हो कि हमारा कचरा 100% यहाँ आ रहा है। 2-4-10 घर मिलेंगे जो बदमाशी करेंगे, वहां फिर आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आप सभी के खिलाफ स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हो, 2-4-10 लोग मिलेंगे और उसके लिए फिर आपको प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ेगी, पेनल्टी भी लगानी पड़ेगी, जन जागृति के करने पड़ेंगे। जो भी ऐप दिया गया है, जितनी भी चीजें इसमें दी गई हैं, वो तरीके हैं जन जागृति बढ़ाने के और विश्वास बढ़ाने के। लेकिन उसके पहले आपको अपनी व्यवस्थाएं मजबूत बनानी पड़ेंगी। और पिछले 6 साल में सरकार ने खूब रिसोर्सेज दिए हैं, कोई भी रिसोर्स की कमी नहीं है। कचरा गाड़ियां भी खूब दी गई हैं, जो हमारे पास कंपैक्टर है, बड़ी जगहों पे कंपैक्टर और ये वो सारी चीजें खूब दी गई। और अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई एक चीज जरूरत है तो आप उसको शासन से मांग सकते हो। अभी डिंडोरी का इशू आया था, डिंडोरी अध्यक्ष है, उनके यहाँ से आया था। आपके यहाँ भी कचरा गाड़ी शायद आने वाली है या आ गई है? आ गई है, अभी कुछ दिन पहले की बात की। तो आपने अभी तक मांगा ही नहीं, अब मांगा है तो शासन दे रहा है आपको। लेकिन पहले आप कचरा गाड़ी की संख्या इस हिसाब से निकालो कि आपके 100% हो और 2 स्पेयर में रहे कि कोई खराब हो जाए तो आप उसको रिप्लेस कर सको। जब तक आप इस बेसिक प्रिंसिपल पे नहीं जाओगे, अगर आप केवल नॉर्म्स पूरा करने के लिए कोशिश करते रहोगे तो केवल नॉर्म्स पूरा होगा और वो स्वच्छता के समय में मैनेजमेंट होगा, जो मैनेजमेंट आप सब लोग करते आ रहे हो। आप उससे ऊपर फिर कभी नहीं आ पाओगे। आप आज से 4 साल पहले जहां थे, आप सोच के देख लो, आज आपकी स्थिति आज भी वही है। आपको लगातार इंप्रूव करना है। और इंदौर नगर निगम ने दिखाया है, दूसरे कई और शहरों ने भी दिखाया है, जिन्होंने भी फोकस किया है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन पे, कि हमारा घर का कचरा सीधे गाड़ी में आएगा और गाड़ी से सीधे डंपिंग साइट पे जाएगा। छोटी जगहों में तो जा सकता है, बड़ी जगहों में ट्रांसफर स्टेशन की बात आती है, छोटी जगहों में तो जा सकता है।
अगर आप इस प्रिंसिपल पे आओगे तो आपको सारी चीजें, वही बात है, एग्जाम देना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी और फिर मैनेजमेंट भी होता है, तो वो आप अंत समय भले करो, लेकिन जब समय अभी मेहनत करने का है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप केवल मैनेजमेंट करोगे और फिर फाइट करोगे कि हम 3 स्टार नहीं हुए, 1 स्टार नहीं हुए, या हम ODF फेल हो गए या क्या हो गए। बेसिक और आपने डोर टू डोर अच्छे से कर लिया तो आपका धीरे 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 स्वच्छता का स्केल बढ़ता जाएगा, आपको इतना मैनेजमेंट भी नहीं करना पड़ेगा और जनता को भी धीरे धीरे पसंद आएगा। भाई इंदौर में आज कैसे हो गया कि अगर आप ठेला वाला भी खड़ा है और आपने कुछ फेंक दिया तो वो टोक देगा कि नहीं साहब मेरे ठेले के सामने नहीं करो। हाँ, ये इशू भी जो हमारे महापौर जी ने उठाया, समस्या बहुत आ रही है कि पूरा बस्ती जो है वो गड़बड़ है। हाँ, उससे साफ सफाई सही है। ये सहमत है हम आपकी बात से। आज जो महापौर जबलपुर ने भी बात कही कि अलग अलग डिपार्टमेंट भी मिल के काम करें, क्योंकि आप भी देखोगे कि जबलपुर में, इसीलिए ये अच्छा हुआ आपने ये विषय उठा दिया, जबलपुर में कैंट एरिया में स्वच्छता में अगर हमें प्रयास करना पड़े तो कितना करना पड़ेगा, क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि हमको बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास अभी भी विकल्प आता है, सीवर का एक इशू है, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है, वो जितना भी हम लोग कर सकते हैं करना चाहिए, करेंगे भी। लेकिन अभी जैसे कायाकल्प में आपके पास पैसे आए हैं, आप कोशिश तो करें कम से कम एक रोड तो ऐसी बनाए कि जिसमें स्वच्छता के हिसाब से हमको लोड खत्म हो, एक रोड तो हम शुरू करें। ये सोच तो दें कि हम एक रोड ऐसी बनाएंगे जो हमारे कैंट एरिया में जैसी रोड्स हैं वैसे होंगी, जिससे कि हम धीरे धीरे करके 5 साल में 1 या 2 रोड बनाएंगे, जिससे अगला वाला आएगा तो वो 2 का 4 बनाएंगे। तो कोशिश करें कि हम 5-10 साल में शहर को ऐसा कर देंगे कि हमारा शहर में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण गड़बड़ी होती है, और फिर जब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जब रोड्स बनाई जाती है तो नाली का लेवल, ये सारी सब इंजीनियर लेवल पे और इंजीनियरिंग लेवल पे चीजें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहां पे तो खैर इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। इसमें खैर आप लोग का उतना रोल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अलर्ट रहे तो ठेकेदार को टाइट करते रहे तो ये चीजें सुधरेंगी। कि नालियां अगर जाम हो रही हैं तो हम कितनी भी सफाई कर लें, स्लोप गड़बड़ है तो पानी भरा रहेगा, हम कितना भी। सर एक समस्या हो रही है, सीवर लाइन का जो पानी छोड़ा जा रहा है हमारे 3-4 वार्डों में तो अभी चालू कर दिया है, ओवरफ्लो हो रहा है एकदम, और ओवरफ्लो होने के कारण पूरा पानी ऊपर बह के पूरे रोडों में बह रहा है, गंदगी मचाई हुई है। मैंने अभी 3-4 दिन पहले पेपर में भी दिया था, उनका शिकायत भी की थी मैंने, उनके अधिकारियों से भी बात की, लेकिन कुछ सुधार नहीं आ रहा उसमें विशेष सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे स्वास्थ्य और सुंदर रहे। हाँ, नहीं तो उस पर नगर पालिका का क्या कहना है, क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? नहीं तो ओवरफ्लो क्यों कर रहा है? अभी इसको तो निकालना के देखना पड़ेगा, अपन देख लें जहां का भी। कहाँ का इशू है? भेड़ा घाट का। चलिए ठीक है, वार्ड नंबर, चलिए ठीक है, दिखवा लेंगे। इस तरह के इश्यूज अगर आते हैं तो इसको एड्रेस करना ही चाहिए। MPODC कर रही है, तो ये MPODC के लोग यहाँ नहीं है, नहीं तो हम लोग अभी बात कर लेते हैं, लेकिन ठीक है जो भी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक, तो कुल मिला के आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि इस तरह के इश्यूज जब आते हैं, इंजीनियरिंग के भी आते हैं इश्यूज, क्योंकि हम लोग हर जगह देखते हैं कि नालियों का स्लोप गड़बड़ हो जाता है, नालियों में पानी भरा रहता है, बहुत जगह ऐसा होता है, या बरसात में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये चीजें भी हम लोग को जब काम अब हम लोग कर रहे हैं, अब पहले नगर पालिकाओं के पास उतने फंड्स नहीं होते थे, बहुत छोटे छोटे काम करते थे, लेकिन अब तो हमारे पास नए नए इंजीनियर्स आ गए हैं, नई नई चीजें आ गई। हमको अब स्केल अप कर लेना चाहिए अपने आप में, और कोशिश ये करनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो उसमें इस तरह की चीजों का ध्यान रखा जाए, जिससे स्वच्छता में लोड इस तरह का ना आए। तो ये चीजें, इसीलिए हमने शुरुआत जो बात की थी कि हम अगर केवल स्वच्छता के मापदंड को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे
तो हम हो सकता है कि 10-20% कुछ या 30% कुछ कर ले जाएं, लेकिन हम अगली बार फिर से जीरो से ही शुरू करेंगे। और हालांकि ये मंच ऐसा नहीं है, 2024 तो करीब आ गया है और अगला भी संभावना जैसी लोग बता रहे हैं कि 29 तक तो ऐसा ही होने वाला है। तो ये लगातार होने वाली चीज ऐसा है कि लगेगी, हर बार सर्वेक्षण होगा, हर बार चीजें होंगी इस तरह की। तो ये इसलिए हम क्यों ना ऐसा कर लें कि हमको कंटिन्यूअसली हम इम्प्रूव करें, और उसके फायदे भी बहुत हैं। आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा, इंदौर इस समय इन्वेस्टमेंट के मामले में नंबर 1 होता जा रहा है। सारी आईटी कंपनियां वहां जा रही हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हम इंदौर जाएं, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया में जाके काम करें। तो उसका फायदा, इंदौर ने 600 करोड़ रुपए स्वच्छता पे खर्च किए, तो उससे उनको कई हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी मिला है, जिससे वहां की स्थिति सुधरेगी। तो स्वच्छता पे जब आप लोग काम करेंगे तो उससे सफाई में बीमारियां कम होंगी, लोगों को फायदा होगा। फिर धीरे धीरे आप ये भी देखोगे, अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हो, सेग्रीगेशन कर लेते हो, अगर आप सफलतापूर्वक, तो कचरे से जो इनकम होगी और कचरे पे आप जो खर्च करोगे वो काफी हद तक उससे पूरा होने लगेगा। ये बिल्कुल सिद्ध बात है। इंदौर में अभी हालांकि इस तरह की स्थितियां नहीं है, सीएनजी वो बना रहे हैं, काफी पैसा उससे अर्न कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी ऐसा भी हो सकता है। और अगर वो देखा जाए तो धीरे धीरे जो एक लेवल होगा, जैसे आपके यहाँ ये डिसिप्लिन लोगों में आ गई कि कचरा गाड़ियों में ही देना है, तो पेट्रोल का खर्च बढ़ाने के लिए विदेशों में ये भी हुआ है कि उन्होंने कहा नहीं, अब हम 1 दिन बाद भेजेंगे। सिंपल से आपका ड्राइवर का खर्चा, आपका पेट्रोल का खर्चा सारा आधा हो जाएगा। लेकिन ये डिसिप्लिन पहले लाना पड़ेगा। अगर आप इस चीज पे आ जाओगे कि हमारा कचरा सीधे गाड़ियों पे आए, धीरे धीरे डिसिप्लिन होगी, धीरे धीरे लोग मैच्योर होंगे, तो जो कचरे पे होने वाला खर्च है वो आने वाले समय में कम होगा। नहीं तो आप ऐसे ही फिल इन दी ब्लैंक्स जैसा, ये कचरे की मार्क्स के लिए अगर आप केवल कोशिश करोगे तो ये केवल मार्क्स ही लेते रह जाओगे, उसके लिए भी फाइट करोगे अंत समय जब सर्वे आएगा। इसीलिए नगर पालिकाओं को तो हमने लगातार ये बात बोली है कि आप सबसे ज्यादा फोकस अगर करना है तो आप डोर टू डोर पे करो। आपके पास जितने साधन है आप प्लान करो, अच्छे से प्लान करो, उतने एरिया में जनता को ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा गाड़ी इतने समय में निश्चित रूप से आएगी। ये मूल मंत्र है। कचरा सड़क पे आया तो आप शहर को साफ नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे को इतना ही बोलना था, क्योंकि मेरे को लगा कि नगर पालिका के लोगों से तो बातचीत होती रहती है, आप लोग से नहीं होती है, तो इसीलिए ये था कि आप लोग भी बात करें, क्योंकि आप भी डिसीजन मेकर हो। नगर पालिका में कोई भी निर्णय होता है तो आपके बिना नहीं होता है। तो आप लोग अगर ये चीजें समझोगे तो शायद ज्यादा अच्छा। हमारी सफलता वही होगी कि अगर 53 में से अगर 10 लोगों ने भी इसको फॉलो कर लिया तो 10 को देखा देखी। आज हमारे पास इंदौर एक मॉडल के रूप में है, तब ना लोग उसको बार बार बोल रहे हैं। तो कल हम भी इंदौर बन सकते हैं, ऐसा नहीं। और फिर विदेशों में ये चीजें सिद्ध हुई हैं, मतलब वहां पे इतनी डिसिप्लिन लोगों में आ गई, और हम लोग ने भी देखा है कि हमारे यहाँ भी लोगों में डिसिप्लिन पहले से ज्यादा आई है। हम पहले जैसे थे आज वैसे नहीं है, 6 साल पहले जैसे थे आज वैसे नहीं है, लेकिन हमारे एफर्ट्स इस दिशा में, सही दिशा में होंगे तो जनता भी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। आज अच्छा लगा जब कमिश्नर साहब ने बोला कि वो सेकेंडरी स्टोरेज पॉइंट होने ही नहीं चाहिए। हमें याद है जब सबसे पहले हम लोग भी जहां फील्ड में काम कर रहे थे, डस्टबिन हटाए तो पार्षदों का ही सबसे पहले विरोध हुआ कि साहब डस्टबिन क्यों हटा दिए। डस्टबिन होने ही नहीं चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया में डस्टबिन हुए तो वहां आपने कचरा घर बनाया। अगर आपके यहाँ वहां गाड़ी जा रही है तो सीधे कचरा गाड़ी से, घर से गाड़ी में ही आना चाहिए। शुरू में बहुत रेजिस्टेंस आया, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ गया। उसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी थे कि हमारे सफाई कर्मचारी पैसा लेते थे, वहां से लेके कलेक्ट करके वहां डाल देते थे, वहां से पूरा टीम लेके आती थी। तो कभी टीम समय पे पहुंच के उठा लेती थी, कभी नहीं उठाती थी, कभी 1 दिन बाद उठाती थी। तो सोचो आप क्या स्थिति बनती। ये लगभग हर जगह का यही सीन है कि जहां हमने कचरा डंप किया तो कभी तो समय पे उठ जाएगा, कभी 1 घंटे बाद उठेगा, कभी 2 घंटे बाद, कभी 1 दिन बाद पड़ा रहेगा। और जब पड़ा रहेगा तो जानवर, सुअर, सब कुछ होता है। आप इस थ्योरी पे, ये बिल्कुल सिद्ध थ्योरी है कि आपने कचरा सड़क पे आया तो आप उस शहर को साफ नहीं रख सकते।
तो अब भले आप लिमिटेड एरिया में करो, लेकिन एक मॉडल के रूप में करो कि लगातार वहां गाड़ी जाएगी। जितने रिसोर्स है, कोशिश तो ये करो कि पूरे शहर में करो। आज की स्थिति में आपके पास इतनी गाड़ियां होनी चाहिए, गाड़ियां हो जो जाए। अगर आपके पास इतनी गाड़ी नहीं है तो आप एक दो एरिया ऐसे रखो जिसको कि आप ट्रैक्टर से, जो पहले वाला सिस्टम है कि वहां से उठा के कर रहे हैं, लेकिन कुछ एरिया आइडेंटिफाई करो जहां पे गाड़ी जा रही है, बराबर जा रही है। वहां पे आपको सेकेंडरी स्टोरेज पॉइंट बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। ये जो यहाँ से कि हम हमारी ट्रैक्टर उठा के ले जाते हैं, अगर वहां से ये वो खत्म नहीं हुआ तो आप कभी भी कितने भी जिद कर लो, कितनी भी मॉनिटरिंग सिस्टम बना लो, कितना भी जीपीएस लगा लो, आप नहीं कर पाओगे। और कितना भी आप नगर पालिका सीएमओ पे नाराज हो लो, या अपने सुपरवाइजर पे नाराज हो लो, या आरएसआई किसी पे भी नाराज हो लो, वो कितने कैसे मॉनिटर करेगा। लेकिन गाड़ी सुनिश्चित करना आसान काम है। गाड़ी क्यों नहीं गई ये आप कर सकते हो। गाड़ी गई और कचरा कलेक्ट क्यों नहीं हुआ, वहां वो कचरा उस साइट पे आया क्यों, तो कौन घर वाला है जो डाल रहा है लगातार। धीरे धीरे आपको, फिर हमने कहा ना, जब आप इस पे जाओगे तो ये देखना पड़ेगा। मान लो 25 घर हैं, उसमें से 5 घर डाल रहे हैं, तो आप उनको फिर समझाइश देनी पड़ेगी, थोड़ी प्रतिस्पर्धा देनी पड़ेगी, वार्ड के पार्षद को मोटिवेट करने के लिए कि भाई बेस्ट वार्ड आपका बन सकता है, ये करो। तो पार्षद ही हो सकता है जाके समझा दे। पार्षद नहीं समझा सकता है, नहीं समझा पा रहा है, तो पेनल्टी आप हो सकता है लगा लो। कुछ भी तरीके आपके, वो लोकल तरीके आपके होंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ कौन सी समस्या है। तो ये बच्चों को सेंसिटाइज कर दिया आपने, उस घर के बच्चे ही टोकने लग गए, तो स्कूलों में आपने कार्यक्रम किया। बहुत तरह के तरीके हैं, जितने भी, इसीलिए जो भी क्राइटेरिया यहाँ बताए गए हैं वो सारे के सारे केवल इसीलिए हैं कि आपका डोर टू डोर सफल हो। आप अगर उसको सफल करना चाहते हो तो ये सारे तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। और इसीलिए उसके नंबर रखे गए। लेकिन हो क्या रहा है कि हम इस नंबर लेने के लिए, दिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं और डोर टू डोर पे ध्यान हट गया। तो इसीलिए हमने बोला था कि हम पेड़ों की पत्तियों में पानी देने का काम कर रहे हैं, जड़ों को सींचना है। जड़ों को सींचने से फल अपने आप बनने लगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो सर ने जो आपको पॉइंट बताए हुए हैं हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 और आगामी जो स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियां हमें संचालित करनी है निकायों पर, उन पर हम अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो सारे मुख्य बिंदु हैं उन पे सभी पे हम अपना गतिविधियों को संचालित कर पाएं और अपनी रैंक सुधार पाएं। इसी कार्यक्रम के को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा निशांत भान जी को, और आगे आपके जो प्रसंस्करण सुविधाएं हैं, जो स्टेट ऑफ आर्ट प्रसंस्करण सुविधाएं अपने राज्य पर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देंगे वो। नमस्कार। ये कुछ हमने केस स्टडीज ली हैं अलग अलग जगहों की, जैसे इंदौर, कटनी। ये हमारा जबलपुर का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, सागर का MSW सोल्यूशन है, ये हमारा बाकी सिंगरौली का है, रीवा का, उज्जैन का है। तो इस तरीके से ये जो हमने रेमिडिएशन किया है, ये रेमिडिएशन दिखा रहे हैं 2015 में ये स्थिति थी, 2017 में इसकी ये स्थिति रही। और इसके साथ ये इंदौर का आप रेमिडिएशन साइट देख रहे हैं जहां पर उपचार किया गया है लेजेसी वेस्ट, जो पुरानी खंतियां हमारी होती थी आपके निकायों पर, जिनमें कचरा कई वर्षों से डंप होता रहा है, वो उनने उन खंतियों का उपचार किया है, बायो रेमिडिएशन किया है उसका, और आपका बायो कैपिंग करके आप देखेंगे कितने सुंदर लैंडस्केप में इसको डेवलप कर दिया है। आप 2015 की स्थिति देखेंगे जब हमारा स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था, तब की स्थिति में आप देखेंगे कितना 15 लाख टन वेस्ट जो है वो वहां पर डंप होता था। पहले अचानक उसमें आग लग जाती थी, पूरे टाइम बदबू का माहौल होता था, उस क्षेत्र में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन वो धीरे धीरे 2019 में आपने देखा कि उसको किस तरीके से उन्होंने रेमेडिएट किया, बायो कैपिंग की उसकी। फिर आप देखेंगे 2017 में ये दृश्य वहां का है जब वहां पर बायो रेमेडिएशन हो रहा था। उसके बाद आज जो स्थिति है वो आज की ताजा जो साइट की स्थिति, वहां पर सब हरियाली हो चुकी है, पूरा एक लैंडस्केप डेवलप हो चुका है। हमने जो भूमि हमारी जहां कचरा डंप होता था उसको प्राप्त कर लिया, वापस अर्जित कर लिया।
तो हम किसी और काम में उसको ले सकते हैं। इसके बाद यही भोपाल की भी स्थिति आप देखेंगे। भोपाल में भी पहले 7.5 लाख मेट्रिक टन लेजेसी वेस्ट था साइट पे, जो कि अब वापस उनने रेमेडिएट करके उस भूमि को प्राप्त कर लिया है और अब ये इस तरीके से वहां बायोकैपिंग के बाद दिखने लगा है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भी जो रेमेडिएशन के कुछ बहुत सारे डीपीआर निकायों के बन रहे हैं, जिन पे अभी काम होना है, जो पुराने हमारे यहाँ लेजेसी वेस्ट डंप हो रहा है, उसको भी इसी तरीके से हमारे यहाँ उसको वापस भूमि को हमें प्राप्त करना है और अर्जित करके उसको सुंदर बनाना है, रेमेडिएट करना है सारे कचरे को। अब ये जो हमारे घटक है 3R ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये एस्पेक्ट है, क्योंकि सर्वेक्षण जब ऑन फील्ड आप लोग करते हैं तो हर वार्ड में ये घटक खुलते हैं। काफी निकायों से कॉल आता है कि सर अभी तो हर वार्ड में हमसे 3R मांग रहा है, तो इसकी प्रिपरेशन आप अभी से कर लीजिए, क्योंकि अब ये जो है इस सर्वेक्षण में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बार वेस्ट टू वेल्थ है, तो उसके समक्ष ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे जो है सारे घटक हैं इसके, जैसे हमारे बर्तन बैंक हो गए, क्लॉथ बैंक हो गए, फूड बैंक हो गए, ये कुछ पिक्टोरियल्स हैं जो हमने लिए अलग अलग निकायों से। आगे चलिए, ये देखिए आर्टिक्राफ्ट्स बने, ये हमारे जबलपुर के हैं, जबलपुर निगम ने जो इसमें आर्टिक्राफ्ट्स बनाए हैं, तो ये उसके इस तरह से आर्टिक्राफ्ट्स बने हुए हैं। ये आगे और भी जगहों के निकायों के हैं, जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग तरह से पक्षियों और इसे बनाए इनने। आज शुरुआत में कार्यशाला में जब बताया गया था वेस्ट टू वंडर पार्क डेवलप करना है हमें, तो वो उसी की कुछ फोटोज हैं जो अच्छे निकायों ने कुछ प्रयास किए हुए हैं, जो आपके ऑलरेडी पार्क हैं निकायों पर, उन्हीं पर वेस्ट से ऐसे कलाकृतियों का निर्माण कराना, वेस्ट आर्टिफैक्ट्स तैयार कराना, ये काम आपको अपने निकायों में भी कोशिश करनी है कि हम अपने ऐसे पार्क हैं जिनको इस टाइप से डेवलप कर सकें। तो ये कुछ उदाहरण हैं आपके सामने जो कि जबलपुर के हैं, बाकी इंदौर के हैं, भोपाल के हैं, तो हमको इनका थोड़ा सा अनुकरण करना है कि निकायों पर भी इस टाइप की हम कार्य करा पाए। नेक्स्ट, ये जबलपुर निगम में जो हमारे जनता प्रतिनिधियों ने किया था, विधायक महोदय जी ने किया था, महापौर जी ने किया था, तो कुल मिला के आपके निकाय में भी जो भी आप जैसे कार्यक्रम करते हैं आईसी के रोज रूटीन में डेली बेसिस पे, तो अपने साथ जनप्रतिनिधियों को भी साथ में रखें। काफी बार होता है कि हमारे जो सीएमओ साहब है उनकी ना सुनते हुए जनप्रतिनिधियों की ज्यादा बात सुनी जाती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए उनको भी अपने साथ इन्वॉल्व करें जन जागरूकता में, उससे काफी आप लोग को आगे चल के फायदा होगा और जनता के बीच में भी आपकी बात और तेजी से पहुंचेगी और अच्छे से पहुंचेगी। नेक्स्ट, ये उस तरह की कुछ फोटोग्राफ्स है जो हमने अलग अलग जगहों से ली हैं। नेक्स्ट, ये डोर टू डोर का जो एक अभियान चला, सेग्रीगेशन का अभियान चला कंटिन्यूस, मतलब हर महीने में जैसे अभी आईसी एक्शन प्लान हम सभी ने भरे हैं, तो फंड्स की आईसी में कमी नहीं रहने वाली, हम सबको भारत सरकार से और हमारे मध्य प्रदेश शासन से सबको फंड आने वाले हैं। तो इस तरह की गतिविधियां तो डेली बेसिस पे कराइए, डोर टू डोर सेग्रीगेशन, हर 10 दिन में, हर हफ्ते भर में आप इस तरह की अपने निकाय में इस तरह की गतिविधियां करते रहें। बैक करना। आईसी का मतलब है कि हम उनको पहले तो हमें प्रैक्टिकली करके बताना पड़ेगा कि किस तरीके का वेस्ट हमें कौन से सेग्रीगेटेड बॉक्स पे लेना है, या जो आपके डस्टबिन है उस पर किस तरीके का वेस्ट रखना है। दूसरा, आप देखेंगे ये जो लास्ट वाली तस्वीर है, ये आपका ये बता रही है कि हमारा जो सैनिटरी कचरा आता है उसको कैसे देना है। वो इस तस्वीर में आपको बताया जा रहा है कि सैनिटरी का जो या सैनिटरी पैड है या डायपर है, इसको आप पेपर में लपेट के उसको आपको बॉक्स में डालना है। तो इस तरीके से हमको जब हम फील्ड पे होंगे और आपके जो डोर टू डोर में स्टाफ आपका फील्ड पे जा रहा है लगातार, उनको आपको इस तरीके से समझाना पड़ेगा कि हमारी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए डोर टू डोर कचरा संग्रहण में। नेक्स्ट कीजिए। ये हमारे कुछ जीवीबी पॉइंट्स थे और हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थी, इनकी बिफोर आफ्टर की फोटोज हैं, जिनमें आप सबने बहुत मेहनत की अपने अपने निकायों में, और अभी भी कार्रवाई चली रही है। आप सब में देख सकते हैं, रावगढ़ का है, उज्जैन का है, काफी सारी जगहों के दिए हुए। इस तरीके के पॉइंट तो अब अपने बंद ही हो चुके हैं। 2.0 में तो हम अब दिखाई नहीं सकते, तो होने भी नहीं चाहिए। बहुत बार अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब भी आपके सर्वेक्षण की टीम आती है तो आप लोग पहले से एक रोड मैप बना लें कि उसको कहाँ से किस गली से आपको लेके जाना है, कम से कम वो साफ सुथरा मिले, वहां पे सीएनडी वेस्ट ना मिले। कभी कभार क्या होता है कि हमारा नजर रहता नहीं है वहां पे और वो फोटो खींच लेता है, और फिर हम बाद में ढूंढते रहते हैं कि हम किस कारण फेल हुए, किस बिंदु पे हम फेल हुए, क्यों हुए। तो एक रोड मैप बना के रखें, जब भी कोई एसर आए आपका सर्वेक्षण करने, तो इस तरीके से आपका कोई भी पॉइंट ना मिले, चाहे जीवीपी का हो चाहे वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का हो। नेक्स्ट, ये अलग अलग गतिविधियां जो हमारे अलग अलग निकायों में की गई थी, उनकी कुछ फोटोज हैं। स्वच्छता के असली हीरो कौन है? स्वच्छता के असली हीरो हैं आप में से ही हैं, आप ही लोग हैं स्वच्छता के असली हीरो। तो हमको क्या करना है अपने निकाय पे, जैसे बाकी निकाय में आप देख रहे हैं कि
जो व्यक्ति निकाय में कुछ अच्छा काम कर रहा है, स्वच्छता के संबंध में जागरूकता है, आईसी है, उसका सूचना संचार में उसका योगदान है, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं अपने वार्डों पर, ऐसे लोगों को आपको प्रमोट करना है। तो ये उसी का एक उदाहरण है कि अन्य निकायों ने इनको स्वच्छता का असली हीरो, तो ऐसे आप उनको प्रमोट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिसमें वो बाकी वार्डों के लोगों को भी प्रोत्साहित करें और आगे आपको भी उसमें अपने यहाँ जो है सफाई और स्वच्छता गतिविधियों में उनका सहयोग मिल पाए। नेक्स्ट, ये हमारे सफाई मित्र जो अलग अलग जगहों पे सफाई सुरक्षा मित्र भी हैं इसमें। ये देखिए कितना अच्छा है, इस तरीके से एक रैली निकाली है, रतलाम की है, नगर पालिका निगम की। तो इस तरीके से भी आपको ये आपको दिखा रहे हैं चित्रीकरण एक आइडिया के लिए कि आप लोग अपने निकाय में भी ये सब कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज या बहुत ऊंची चीज नहीं है, और इसको डॉक्यूमेंट कीजिए। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं इसको डॉक्यूमेंट करके रखें 3-4 पन्नों में, ताकि सर्वेक्षण के समय आप इसको दिखा सके। ये हमारे असली हीरो सफाई मित्र, सफाई सुरक्षा मित्र। ये हमारी न्यूज कटिंग्स है, ये भी काफी सारे निकायों की है जहां पे पौधारोपणकरण भी किया है। और नेक्स्ट ये अब इसमें हमने ये सेशन रखा है कि आप लोग के क्या क्या सुझाव है, मतलब आप लोग क्या क्या सुझाव दे सकते हैं अपनी निकायों को, या आप लोग के कुछ सुझाव हैं या आप लोग के कुछ डाउट्स हैं, तो आप अभी हमसे पूछ सकते हैं। ये 5 मिनट्स का हम सेशन लेंगे, फिर इसको हम एक शपथ ग्रहण समारोह के साथ क्लोज करेंगे, स्वच्छता शपथ के साथ। किसी को कोई भी अगर डाउट है या कुछ आप लोग को पूछना है, आपका कुछ सुझाव है, तो आप दे सकते हैं, खुला मंच है। किसी को नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यदि आप में से कोई नहीं है तो आप कोई भी ऐसे हैं जो निकाय से या अपने जनप्रतिनिधि को बताना चाहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपने निकाय में डोर टू डोर बढ़ाने के लिए। जैसे सर ने अभी कहा कि पहला स्टेप क्या है, वर्गीकरण तभी बढ़ेगा जब हम अपना डोर टू डोर कलेक्शन पूरा करेंगे कचरे का। तो अभी की स्थिति में क्या है, और आप क्या यहाँ से जाने के बाद निकाय पे क्या स्टेप लेंगे, क्या कदम रहेगा आपका? तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी जो बताना चाहूंगा, मतलब इस कार्यशाला से क्या सीखा हमने, आप ये भी बता सकते हैं आपका अनुभव। बताइए ना, ये तो खुला मंच है, कोई इसमें नहीं, हम भी परेशान हो घबराते हैं। स्वच्छता पर ध्यान देंगे और सभी सफाई, सूखा कचरा गीला कचरा के लिए अलग डस्टबिन रखेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा है बताया आपने कि अलग अलग रखेंगे, 4 भागों में रखेंगे, गाड़ी में और कमर्शियल एरिया में 2 तरीके से रखेंगे। इसमें सबसे पहले तो जो पृथकीकरण की बात आ रही है, 100% कलेक्शन करने के लिए सर ने भी बताया कि हमें डोर टू डोर कलेक्शन और उसके व्हीकल की एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हम 100% डोर टू डोर कलेक्शन कर सकें। सेकंड, नागरिकों की सहभागिता के लिए है कि हमें आईसी एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जिससे कि हम पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ा सके, हमारी जनता जागरूक हो सके। और तीसरा, कचरे को कम करने के लिए सबसे मेन है हमें रिसाइकलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा जो वेस्ट है उसको हम रिसाइकिल करें, रिड्यूस करें, जिससे कि कचरा जनरेट ही ना हो। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अविनाश सर जैसे कार्यशाला से जो एक बहुत अच्छी बात मैं सीख के जा रही हूँ, वो जैसे आपने अभी पूर्व में बताया कि हम एक आत्मनिर्भर वार्ड किसी को घोषित करें, तो ये जब कंपटीशन की भावना आती है तो ऑटोमेटिकली हम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो मैंने ये चीज़ मैं अपनी इंजीनियर मैडम के साथ हूँ यहाँ, तो हम वो अभी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ना हम भी जाने के बाद एक मीटिंग अरेंज करेंगे और फिर हम उसमें अपने पूरे वार्ड पार्षद, जैसे कि हमारे यहाँ 33 हैं पार्षद, सबको बुला के ये मैसेज देंगे कि हम आत्मनिर्भर वार्ड किसी को घोषित करेंगे और उसकी सारी एक्टिविटीज़ देख के कि वो कितना अप्लाई कर रहे हैं हमारे जो नियम है उनको, कि गीला कचरा, सूखा कचरा, और उसके अलावा जो उनका डंप करने का जो स्पॉट रहता है वो पर्टिकुलर किसी के घर के सामने सार्वजनिक प्लेस पे ना हो,
और जैसे कि इससे पहले भी आपने बताया था, जो कमर्शियल एरियाज होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि शॉपकीपर्स या फिर वहाँ पे जो आने वाले हमारे कस्टमर्स रहते हैं वो उसे यूरिनल स्पॉट बना लेते हैं जहाँ उन्हें अवेलेबल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें देख के, अगर वहाँ पर्टिकुलर कोई वार्ड है तो ये सारी चीज़ें देख के वो कितना स्वच्छता पे ध्यान दे रहे हैं, तो इस पे हम उन्हें पॉइंट्स देंगे और जो भी हम अपने स्तर पे कर सकते हैं उन्हें पुरस्कृत करने के लिए वो सारे काम हम करेंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ से मैं सीख के जा रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने गेट अच्छा सुझाव ने दिया येलो स्पॉट और रेड स्पॉट को हटाने के लिए। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है निकायों के पास कि येलो स्पॉट मतलब यूरिनेशन पॉइंट्स, अघोषित यूरिनेशन पॉइंट्स बहुत होते हैं निकायों में। खासकर कहाँ होते हैं? रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, और आपके जहाँ पे भी आपकी रूटीन पे जनता बहुत ज्यादा आती जाती रहती है, कहीं ना कहीं ऐसी दीवार, कहीं ना कहीं ऐसा कोना मिलता ही है जहां पर ऊपर यूरिनेशन होता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपका ओपन यूरिनेशन है तो जो येलो स्पॉट्स हैं वो सारे हमें अपने निकाय से हटाना है। रेड स्पॉट्स भी होते हैं, सारे आप जगह देखेंगे पान खा के लोग थूकते रहते हैं। ऐसे स्पॉटों को हमको चिन्हित करना है, हमारे बस स्टैंड सुंदर बने, इनको नियमित रूप से इनकी निगरानी हो। तो बहुत अच्छा पॉइंट मैडम आपका था, तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और भी कोई निकाय से और कोई जो बोलना चाहती, साथी जो बताना चाहें? नहीं तो हम पॉइंट आउट करेंगे। जब से हमारी नई परिषद आई है मंडला में, तब से हमारा अभियान जो है शहर को साफ रखने के लिए चल रहा है। कुछ समस्याएं हैं जो हमने प्रशासन को लिखा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो मुझे जो समझ में आई अभी तक, पहला ये है कि हमारे पास कचरा की गाड़ी कितनी है और हमारे वार्ड कितने हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे मेरी नगर पालिका में 14 गाड़ी है, 24 वार्ड है, तो समस्या है। इससे हम निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि गाड़ी के अलावा अब हमारे पास ड्राइवर कितने हैं, तो हमारे पास तो गाड़ियां जितनी हैं उससे भी कम ड्राइवर है। यही हाल है हमारा हर जगह। लेबर भी हमारे पास कम है, तो सब के लिए हमने प्रशासन को लिखा है। ये सब चीज़ें जैसे जैसे हमारे साथ उपलब्ध होती जाएगी वैसे वैसे हम उस पर काबू पाते जाएंगे, क्योंकि साधन बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत सही बात आपने कही। लेकिन मंडला से आप चुके हैं इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। मंडला एक बार हम जा चुके हैं, मंडला गए थे, उस समय नाफड़े जी नहीं थे इसलिए आप अपने ऊपर ना लेना। जब गए वहां और वहीं पे ही नगर पालिका के सामने ही आपका गाड़ी खड़ा करने का है, करीब 11:30 बजे हम वहां पहुंचे थे और हमने देखा था सारी गाड़ियां वापस आके वहां खड़ी थी। मतलब मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि यार ये कैसे संभव। अगर कोई भी गाड़ी जा रही है आपके यहाँ 7 बजे जा रही है तो आप नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ा सकते हैं। अगर गाड़ी 11:30 बजे आ रही है तो 6 घंटे की तो मिनिमम ड्यूटी आप करोगे कि नहीं करोगे। जो आपका ड्राइवर है और क्लीनर है साथ में है, 6 बजे है अगर निकलता है या 7 बजे निकलता है, और अगर 3 ट्रिप भी करता है, अगर 2 ट्रिप कर रहा है 3 ट्रिप कर सकता है, 1.5 से 2 घंटे की एक ट्रिप होती है। तो वो किसी भी कीमत पे अगर वो अपने पूरे पोटेंशियल पे काम कर रहा है तो 11:30 बजे तो खड़ी नहीं हो सकती गाड़ी। पूरा स्टाफ जो है मैं सब में लगाओ, आपने सिर्फ इतनी लोग, मैं तो पूरे स्टाफ की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको सब में लगाऊं। ये चीजें भी हमको टाइट कर, इसीलिए हमने कहा ना कि अगर आप पूरी कोशिश करोगे कि हमारा हर घर कवर हो तो आपको हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। कि अगर आप 7 बजे गाड़ी निकल रही है, 1.5 से 2 घंटे या 2.5 घंटे का एक राउंड हो रहा है, तो आपके मतलब 2 बजे से पहले तो गाड़ी खड़ी होने का कोई मतलब ही नहीं। हमारे तो सीपर तो बढ़ जाते हैं, ये चीजें भी आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाते जाओ, वो सब आपकी अगर कमी है तो आप बिल्कुल करो, लेकिन आपको इन सब चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा।
मैंने आपको बताया सर कि स्टाफ में जो आपने जो वीकनेस बताई, जो समस्या कि गाड़ियां 11 बजे खड़े हो गए, हमारे स्वीपर वार्डों से 11 बजे भाग गए, ये सब काम चल रहा है, काबू पाने में टाइम लगेगा मुझे, मैं भी परेशान हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब इस पे इसीलिए हमने, और ये ऐसा नहीं कि केवल मंडला की ही समस्या हो, लगभग सभी जगह की, लगभग सभी जगह की है कि ये समस्या हर जगह की है कि, तो आप यहाँ पे आप टाइट हो सकते हो कि ये गाड़ी का हर घर को कवर करना है और उसको आपको कैसे सक्सेसफुल करना है, इसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। मैं आ रहा हूँ अंतिम समय में दमुआ के पास, हर्रई के पास। दमुआ में भी आप थे, आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को भी समझना है कि आपने जो स्टार रेटिंग ली है उसमें आपने क्या प्रयास किए पूरे साल भर, जिससे अपना दमुआ जो स्टार रेटिंग लेके आए। नमस्कार सर, आदरणीय जेडी साहब, एसी साहब और मेरे सभी कर्मचारी साथियों, पिछले वर्ष मैं दमुआ में था और दमुआ एक नई नगर पालिका थी और वहाँ पर संसाधन भी बहुत कम थे और हमारे नगर पालिका को जो एक जगह मिली थी टेंचिंग ग्राउंड के लिए, वो भी काफ़ी विवादित था क्योंकि वो शहर से आधा किलोमीटर की दूरी पर ही था। तो हमने सबसे पहले वहाँ जो भूमि मिली थी हमको, उसमें हमने पूरा समतलीकरण कराया और वहाँ पर सबसे पहले हमने फेंसिंग किया। वॉल फेंसिंग का हमारे पास पैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने वायर फेंसिंग करके उसको चारों तरफ से नेट से कवर किया और उसको टेंचिंग ग्राउंड के रूप में बड़े अच्छे से हमने उसको डेवलप किया। सबसे पहले हमने वहाँ पर जो हमारा कचरा डंप होता था उसको सेग्रीगेशन के लिए सबसे प्राथमिकता दी और हमारे पास जितनी गाड़ियाँ थी, 7 गाड़ियाँ थी मेरे पास वहाँ पर, तो जो 7 गाड़ियों में सेग्रीगेशन के लिए हम कहते थे लोगों से, लेकिन अधिकांश नागरिक सेग्रीगेट कचरा डालते नहीं थे, लेकिन हमें सेग्रीगेट करना पड़ता था टेंचिंग ग्राउंड पर लाकर। सबसे पहले जो जैसे हमारे जेडी साहब ने बताया कि आप सड़क पर कचरा यदि आप देखते हैं तो शहर को साफ नहीं कर पाएंगे, उसी प्रकार उसी तर्ज पे हमने काम किया था और हमारे एसी साहब का भी बड़ा मार्गदर्शन मिलता रहता था और जेडी साहब का भी मार्गदर्शन मिलता रहता समय समय पर, और हमने 3 स्टार में सबसे पहले सेग्रीगेशन पे ध्यान दिया और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन पे। जब हम वहाँ टेंचिंग ग्राउंड पे कोई साधन नहीं थे तो हमने वहाँ शेड बनाया, 4-5 लेबर लगाए, आउटसोर्स से हमने कुछ वहाँ पर एक कंपनी को नियुक्त किया, उनके सहयोग से हमने कचरा पृथक्करण किया, उससे खाद बनाई, 4-5-6 जो हमारे पास डक्ट जिनको कहते हैं बनाए, उसमें कचरा हम डालते थे और सूखे कचरे को हम अलग करके, जैसे चमड़ा है और कांच वगैरह, इनको सबसे अलग अलग वहाँ हमारे जो पॉइंट थे हमने उनको अलग अलग करके इस प्रकार से हमने। और शहर में सबसे बड़ी चीज़ जैसे कि आपने बताया कि जहाँ जो खाली जगह रहती है वहाँ यूरिनेशन बहुत होता है, उन पॉइंट पे हमने बढ़िया रंगाई पुताई करके, कुछ ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पर हमने अच्छी साफ जगह कर दी और वहाँ पर हमने कुछ दिन बाद देखा कि वहाँ यूरिनेशन नहीं होता था और जगह बड़ी साफ मिलती थी हमको। और हमारे जेडी साहब ने भी, शायद वहाँ ई साहब ने भी, एसी साहब ने भी विजिट किया था, तो उस समय ये पाया गया कि जगह बड़ी अच्छी थी और मेहनत तो करना पड़ी, लेकिन सबसे मेन पॉइंट है स्वच्छता में सेग्रीगेट कचरा। अगर हम सेग्रीगेट कचरा नहीं एकत्रित कर पाए तो हमें टेंचिंग ग्राउंड मेहनत करना पड़ेगी और जितनी भी स्वच्छता सर्वेक्षण में जो हमें मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं, उन्हीं सभी नियमों को अच्छे से पढ़ के और हम उनका क्रियान्वयन करेंगे तो निश्चित ही हम सभी नगर पालिकाएं स्टार रेटिंग में आ जाएंगे। नमस्कार। बहुत और कोई अपना एक्सपीरियंस या अनुभव? हाँ जी प्लीज। नमस्कार सर, नगर परिषद हर्रई से पिछली बार नगर पालिका दमुआ को जब स्टार रेटिंग 1 प्राप्त हुआ था, उसी के साथ नगर परिषद हर्रई को भी स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ था। पिछली बार नगर श्री डीपी खंडेलकर जी थी दमुआ में थे, इस वक्त हर्रई में हैं और हम दोनों इस वक्त स्टार रेटिंग 3 के लिए अप्लाई किए हुए हैं और प्रयासरत हैं। सर, कचरा पृथक्कीकरण के लिए हमने उसको 2 भागों में डिवाइडेशन किया है, 2 तरीकों से हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम पन्नी पॉलीथीन बैन के लिए बहुत ही रूप से हम प्रयासरत हैं, क्योंकि पन्नी पॉलीथीन
होने के कारण कचरा अत्यधिक मात्रा में मिल रहा है। तो हम इसके लिए जो है डोर टू डोर मार्केट अवेयरनेस भी काम कर रहे हैं। पन्नी पॉलीथीन के लिए हम चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं और हम इसमें कुछ हद तक अभी सफल भी हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप में सफल नहीं हैं, ये हम खुद स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि हम पन्नी पॉलीथीन को हम जब्त करते हैं, बाहर से वो लोग दूसरी ले आते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पन्नी पॉलीथीन किसी भी तरीके से बैन हो जाए तो कचरा हमारा आधा हो जाए। सेकेंड राउंड में सुबह के टाइम जो हमारी 3 गाड़ियां चल रही हैं, तो हम तीनों गाड़ियों में हम एक एक कर्मचारी को पहुंचा रहे हैं जो डोर टू डोर अवेयरनेस करता है। और ऐसे लोग जो समझ नहीं रहे हैं या अलग अलग नहीं दे रहे हैं, हमारा कर्मचारी खुद अलग करता है। 1 बार 2 बार 3 बार, कभी ना कभी तो कुछ लोगों को हम मोटिवेट कर चुके हैं कि वह गीला कचरा अलग दें, सूखा कचरा अलग दें। हम इस दिशा में पूर्ण रूप से तन मन से हम उसमें प्रयासरत हैं और श्री खंडेलकर जी के निर्देशन में हम इस बार स्टार रेटिंग 3 के लिए हम पूर्ण रूप में प्रतिबद्ध हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। एक बात तो इससे साफ हुई, सर्वेक्षण अगर मार्क्स लेने हो तो वो अलग है, और फील्ड की जो कार्रवाई होती है उस पर डोर टू डोर सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डोर टू डोर, जैसा कि सर ने अपने मार्गदर्शन में बताया कि डोर टू डोर हमें इम्पोर्टेंट है, उसका हमें खास तौर से ध्यान देना है। और उसके लिए नए नए आइडियाज भी हमको निकालने, किस तरीके से हम ऐसा कोई मॉडल लागू कर दे अपने निकाय में जिस कारण से हम डोर टू डोर को प्रमोट कर सके और अच्छा कर सके डोर टू डोर को। और इसमें सिर्फ निकाय के प्रयास से ये चीजें नहीं होंगी, उसके साथ जन जागरूकता भी लगेगी, जनता की भी, घरों की भी उसमें सहयोगिता रहेगी, तब जाके आप सक्सेसफुल डोर टू डोर कर सकते हैं। तो उस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे नए नए मॉडलों पे, तो उसके लिए हम संपर्क में रहेंगे। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, पॉलीथीन जो जहाँ वहाँ पड़ी रहती है, जो लगे जो कोई काम नहीं कर रहे, तो हम पॉलीथीन जो है हम खरीदेंगे उनसे कि आप इकट्ठा करें, नगर पालिका लाएं, जो भी एक हम कीमत करेंगे उस पर हम खरीद लेंगे, चाहे वो 2 रुपये 5 रुपये या 10 रुपये किलो जो भी हो। तो कम से कम वही पॉलीथीन जो हमारे पास आएगी हम उसको एक अलग रख सकते हैं, ताकि उनको भी एक रोजगार मिले और हमारा भी काम थोड़ा सा कम हो। सर, हम इस दिशा में थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, हम स्टार्ट इसको कर रहे हैं। सर, बहुत बढ़िया। जी, हमारा कर्मचारी सही ढंग से बता नहीं पाया, निवेदन करना चाहूँगा। रैक पिकर्स जो हैं सर, हमने उनको चिन्हित किया है, उनकी लिस्ट बनाई है, उनको कहा कि आप लोग काम करें इस पे, शहर में जहाँ भी पन्नियाँ दिखें और आप उसको चुनिए, वहाँ से हमारे पास लाइए, हम आपको पारिश्रमिक देंगे। और उनको टेंचिंग ग्राउंड के लिए फ्री कर दिया है कि आप लोग टेंचिंग ग्राउंड पे आएँ और वहाँ भी पॉलीथीन अलग करें कचरे से, यही हमने उनसे अनुरोध किया है। बहुत बढ़िया सर। कुछ देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, मतलब ये फिर वही बात है कि आपको आपके शहर के हिसाब से आइडियाज निकालने पड़ेंगे। मतलब हम कुछ यहाँ से बता दें, वो जरूरी नहीं है कि आपके शहर के लिए उपयोगी हो। जैसा खानडेलकर जी ने बोला है, सही बोला है उन्होंने, कि अभी वो रैक पिकर से कलेक्ट करेंगे, हो सकता है शुरू में इनको कुछ पैसे देने पड़े, लेकिन आगे चल के एक ये वायबल प्रोजेक्ट बन सकता है कि अगर वो पन्नी कहीं दूसरी जगह उपयोग में आ जाए तो हो सकता है कि जो पैसे इनको अभी देने पड़ रहे हैं वो आगे चल के ना देने पड़े। वैसा ही है जैसे अगर हम कचरा सेग्रीगेट करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो शुरू में तो हम हो सकता है कि कुछ इंसेंटिव दें, और इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि हम अपने ड्राइवर और क्लीनर को इंसेंटिव दें कि वो मोटिवेट करे सभी घर वालों को कि तुम अगर सेग्रीगेटेड कचरा लाओगे तो तुमको कुछ इंसेंटिव मिलेगा। अब वो इंसेंटिव क्या देना है वो निकाय को डिसाइड करे, क्योंकि धीरे धीरे फिर इससे कचरे की वैल्यू बढ़ेगी। सेग्रीगेटेड कचरा आएगा तो उसको उसका जो डिस्पोजल है वो शायद ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। मतलब जो सॉलिड कचरा है वो तो हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़ जाए, जो गीला कचरा है उससे कुछ अगर खाद कन्वर्ट होती है, खाद का भी बहुत जगह प्रयोग हुआ है, अभी तक कोई वायबल प्रोजेक्ट की प्रॉफिट मेकिंग प्रोजेक्ट तो नहीं बन पाया है, क्योंकि हम जो खाद प्रोड्यूस करते हैं उसकी कॉस्ट 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए किलो आती है, जबकि बाजार में शायद 1 रुपए 2 रुपए पे वो ऑर्गेनिक खाद मिल जाती है। लेकिन शुरू में हो सकता है कि हम सब्सिडाइज करें तो आगे चल के या तो हम हो सकता है कि हम डिमांड इतनी बढ़ जाए कि लोग
₹2 की खाद ₹5 लेने लगे, या हम जब मास स्केल पे करने लगे तो हमारी कॉस्ट 5 से 2 हो जाए। तो शुरू में इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जो इस तरह के होते हैं, उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अपने यहाँ है अगर नेशनल लेवल पे, तो 2G और 3G वाला एग्जाम्पल है। 2G में सरकार ने इंसेंटिव्स दिए थे और उसको प्रमोट किया था। उस समय चूंकि इतनी डिमांड नहीं थी, और जब 3G आया और उसी इंसेंटिव को देना उस समय गड़बड़ हो गया। मतलब उस समय फिर खेल हुआ कि 3G में इंसेंटिव दे दिया गया जबकि डिमांड बढ़ चुकी थी, और उस समय उन्होंने उसको इंसेंटिवाइज किया था, मतलब उसकी इंसेंटिव दिए थे, तो वो स्कैम बन गया। इसी तरह ये चीज होती है। तो ये आप लोग के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कब इंसेंटिव देना है, डिमांड बढ़ाना है, धीरे धीरे डिमांड बढ़ जाए। और ये निकाय के लोग, मेरा मानना है कि ज्यादातर लोग तो बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, उनको खूब समझ में आता है। नगरीय निकाय में जो जनप्रतिनिधि आते हैं उनको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है कि हम किस लेवल पे जाएंगे। अगर सही इंटेंशन से किया जाए तो इस तरह की चीजें की जा सकती है, लेकिन इसमें रिस्क होता है। मतलब खंडेलकर जी जो कर रहे हैं, रिस्क होता है, क्योंकि अगला कोई आया और उसने उसी चीज को दूसरे ढंग से कर दिया तो पता लगा जांचें खड़ी हो। तो इसीलिए हम लोग नए प्रयोग कर नहीं पाते हैं। तो नए प्रयोग लेकिन करना चाहिए मेरी समझ से, अगर अच्छी नियत से किए जाते हैं तो फिर सफल भी होते हैं और ऊपर वाला भी सहयोग करता है। इसलिए करते तो रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। थैंक यू सर। इसी के साथ अभी 2 अनाउंसमेंट है। पहला तो MIS की कल आखिरी तारीख है, उसको सबमिट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमारा निकाय काफी पीछे है MIS में, तो उसको कर लीजिए MIS को सबमिट। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जबलपुर निगम के भूपेंद्र सिंह बघेल जी का, जो हेल्थ ऑफिसर है, जिनकी वजह से ये कार्यशाला काफी सफल हो पाई। तो थैंक यू सर, आपको भी। हाँ, मैं और इनसे अनुरोध भी करूंगा कि भूपेंद्र, अच्छा ठीक है, क्योंकि समय का भी थोड़ा सा वो है, तो हम एक काम करते हैं, अभी हम स्वच्छता की शपथ एक लेंगे और उसी के साथ हम इस कार्यशाला को समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यशाला में आने के लिए और इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए। तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू। तो हम एक शपथ लेंगे और इसको हम समाप्त करेंगे। शुरू करते हैं। कैमरा तो आएगा ना। हम स्वच्छता की शपथ लेते हैं कि हम अपने घरों का कचरा ना सड़क पर फेंकेंगे, ना ही किसी को फेंकने देंगे। हम अपने घरों का गीला कचरा एवं सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखेंगे और नगर निगम की गाड़ी में ही देंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे तथा शॉपिंग हेतु कपड़े से बनी थैली का ही प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। शिव